तो हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करें एटॉमिक स्ट्रक्चर के इस लेक्चर में, जो हमारा चौथा लेक्चर है और स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन और एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट का ये फोर्थ लेक्चर है। और ठीक पिछले लेक्चर में हमने स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे आपको। अच्छे क्वेश्चंस हुए थे, अच्छे एप्लीकेशंस हमने स्टार्ट करे थे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट पहले हमने आपको दिखाया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट में एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास, इन सब टर्म्स में डिफरेंस हमने क्लियर किया था, और मोलर मास। ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन सब चीजों के बारे में बातचीत हुई थी। फिर हमने आपको एटॉमिक नंबर पर एक पहला एप्लीकेशन बड़ा प्यारा सा कराया था, जिसमें हमने आपको दिखाया था और बताया था कि एटॉमिक नंबर इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंटल स्टेट्स। तो अगर एलिमेंटल स्टेट मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तब भी हम डिफाइन करते हैं किसको, एटॉमिक नंबर को। डायमंड के लिए भी एटॉमिक नंबर हमने लिखा, O3 के लिए लिखा, O2 के लिए लिखा। हमने क्लियर किया कि O2 O3 को आप कंपाउंड नहीं बोलेंगे, इनको आप एलिमेंट बोलेंगे। हालांकि बहुत सारे जगह पर O3 को, ओजोन को एक कंपाउंड के रूप में भी कंसीडर कर लिया जाता है, कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, लेकिन बोलने से बचिए, क्योंकि कंपाउंड का एक्चुअल डेफिनेशन वो होता है कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट एक दूसरे से केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ओजोन को या O2 को कंपाउंड बोलने से बचा जाए। फिर भी इन प्रैक्टिस, इन जनरल प्रैक्टिस, ओजोन को लोग कंपाउंड कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस का प्रोडक्ट ओजोन आता है। ठीक है। और ओजोन हम बनाते भी हैं लैबोरेटरी में। एलिमेंट को यूजुअली बोला जाता है कि एलिमेंट को हम लोग बनाते नहीं है, लेकिन ओजोन बहुत सिंपल तरीके से बन भी सकता है, तो ओजोन को कंपाउंड में कंसीडर कर लिया जाता है। तो उस पर हाय तौबा बहुत ज्यादा नहीं मचाना हमें। ठीक है। कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी बाकी थी कि बाकी चीजें थी। हमने एक प्यारा एप्लीकेशन उसके बाद ठीक करवाया था, जिसमें हमने एक एटम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लिखा था। हमने आपसे सिंबल रिप्रेजेंटेशन उसका पूछा था कि क्या होगा। फिर एक और थर्ड नंबर एप्लीकेशन उस पर बेस्ड हुआ था, जिसमें हमने पूछा था कि सिंबल ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स, वो किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो चार ऑप्शंस हमने दिए थे, एक एटॉमिक नंबर, एक एटॉमिक मास, एक दिया था एटॉमिसिटी, और एक था इट्स नेम, नेम ऑफ एलिमेंट। तो वो बहुत अच्छा एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया था। तो आज चलिए उस एप्लीकेशन के कारवा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आप पेन पेपर लेके बैठेंगे। एप्लीकेशन नंबर 4, an element, oh sorry, a divalent monoatomic ion with 45 neutrons is isoelectronic with inert gas of fourth period। अगर किसी ने इससे पहले हमसे पढ़ा है तो एकदम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पीछे के नोट्स को पलट के नहीं देखेंगे। ठीक है। अगर आपने कभी हमारा कोई लेक्चर अटेंड किया है जिसमें कुछ एप्लीकेशंस बहुत बार कॉमन होते हैं, तो आप पीछे वाली चीजें पलट करके नहीं देखेंगे, यहां पे सॉल्व करेंगे। तो हमने दिया है ए डाइवेलेंट मोनोएटॉमिक आयन विथ 45 न्यूट्रॉन्स इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ इनर्ट गैस ऑफ फोर्थ पीरियड। ठीक से राइट द symbol or representation for given composition। इस दिए हुए कॉम्पोजिशन के लिए आपको रिप्रेजेंटेशन या सिंबल बताना है। ठीक है। इस कॉम्पोजिशन का, जो हमने कॉम्पोजिशन दिया है, इसका आपको रिप्रेजेंटेशन बताना, सॉल्व करना आप स्टार्ट करें। हाँ, ध्यान रखें कि आप जो रिप्रेजेंटेशन लाएंगे आप यहां पे कैसे भेज सकते हैं वीडियो में।
तो आप भेज नहीं पाएंगे। तो आप इसका आंसर करेंगे कि आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या आया है। ठीक है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या आया है। और एक चीज आप इसमें बताएंगे, तीन चीजें। जैसे मान लो कि ये सिंबल आपका एक्स है, आंसर कैसे आप दोगे, एक्स है, यहां पे मैंने लिखा ए, यहां हमने लिखा बी और यहां हमने लिखा सी, तो आप ए बी सी की वैल्यू बता दे, आंसर ऐसे प्रेजेंट कर दे। आप अपना जो आंसर है वो इस तरह से प्रेजेंट करे कि ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी और सी की वैल्यू क्या होगी। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का, एकदम लगाएं। ए बी सी तीनों एकदम ऑनेस्टली आराम से बनाए, कोई हड़बड़ी नहीं है, मैं आपके साथ हूं एकदम। ए बी सी तीन चीजों की वैल्यू आपको बतानी है। ए बी सी तीन चीजों की वैल्यू निकालनी है हमें, एक साथ तीनों की वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि आप टाइप करेंगे फिर आपके बाद कोई और टाइप कर देगा, तो ऐसे नहीं, ए कॉमा बी कॉमा सी वैल्यू, तीन तीन वैल्यू आपको बताना। इवनिंग स्वीटी सिंह, सामने एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, ए बी सी की वैल्यू बतानी है। कम फास्ट। चलो, सबसे तेजी से आदित्य कुमार ने जवाब दिया है, बट आपने ए बी का वैल्यू लिखा है, सी का वैल्यू नहीं लिखा। अंजलि भारती ने भी दिया है जवाब, गुड। ए 36, बी 81 और सी की वैल्यू -2, नहीं सी की वैल्यू 2, 2 है या -2 है यार, -2, -2। निशांत, रजा, राजा, 45, 80 -1। जलालुद्दीन खिलजी, 45, 80 -1।
आदित्य ने बताया सी की वैल्यू -1, मतलब आदित्य का आंसर हो गया 35 80 -1। गुड आदित्य। आते जाए बाकी लोग भी। अभिषेक ने लिखा 38 34 बट इलेक्ट्रॉन। सुरेश कुमार सिंह A35 B80 C-1। आशीष कुमार A35 B80 C-1। करण कुमार 36 80 -1। आते जाइए। और भी लोग आओ। अभिषेक ने अपना चार्ज बताया +2। मतलब अभिषेक का आंसर है 38 34 +2। और एक आंसर और उन्होंने दिया है, एक डिलीट कर लिया तो 35 80 -1। सोहेल अहमद 35 80 -1। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। सतीश कुमार A34 एंड 38 दो तरीके का वैल्यू, B 79 83 दो तरीके का वैल्यू, और C -2 +2 दो तरीके की वैल्यू। चलो आ जाओ मैं सॉल्व करता हूं अच्छे से। क्या पॉइंट है, ये डाइवैलेंट मोनोएटॉमिक आयन, पॉइंट वाइज आराम से समझे चीजों। डाइवैलेंट का मतलब हुआ वैलेंसी 2। तो सबसे पहली बात, शिवांगी सिंह 35 81 -1। गुड। सबसे पहली बात, डाइवैलेंट का मतलब हुआ वैलेंसी 2। वैलेंसी 2 का मतलब या तो आपने 2 प्लस समझा या आपने 2 माइनस समझा, जबकि हकीकत है कि दोनों ही मतलब हो सकता है। ठीक है, वैलेंसी 2 का मतलब +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। तो आ जाइए अच्छे से। सबसे पहला पॉइंट यहां पर, ये हमने मोनो एटॉमिक आयन लिखा है और डाइवेलेंट लगा है, एक एटम का मोनो एटॉमिक आयन, और वो भी डाइवेलेंट। तो डाइवेलेंट और मोनो एटॉमिक मतलब एक एटम वाला डाइवेलेंट आयन है, और वो भी मोनो एटॉमिक है, मतलब एक एटम वाला। इसीलिए हम दो तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं लोग, एक x पर 2 + b और x पर 2 - b। तो दोनों पॉसिबिलिटी पर आपको काम करना होगा। पहला स्टेप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप है, अब दिस आयन हैविंग 45 न्यूट्रॉन्स, तो चाहे ये हो चाहे ये हो, क्योंकि दोनों में से अभी पता नहीं कौन सा है, दोनों है, तो 45 न्यूट्रॉन्स। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद इनर्ट गैस ऑफ 4th पीरियड। तो इनर्ट नोबल गैसेस हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। और चौथा पीरियड का तो क्रिप्टॉन है, तो इसके पास 36 इलेक्ट्रॉन और 36 प्रोटॉन है। तो हमने बोला कि ये जो डाइवेलेंट है, इसके पास उतना ही इलेक्ट्रॉन है जितना इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस, चौथे पीरियड के इनर्ट गैस के पास। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो मतलब समान, इक्वल, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना इनर्ट गैस चौथे पीरियड के पास इलेक्ट्रॉन है उतने। तो सबसे पहले अब कंपोजिशन पूछ रहा है, तो हमें एलिमेंट पता करना है। एलिमेंट पता करने के लिए हमें एटॉमिक नंबर चाहिए, एटॉमिक नंबर के लिए हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर नहीं होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर तब होता है जब एटम न्यूट्रल होता है। क्लियर है, जब एटम न्यूट्रल होता है उस समय में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या इक्वल होती है, यहां पर इक्वल नहीं है। तो अब आ जाओ, अब पहुंचो प्रोटॉन पे। तो प्रोटॉन कितना होगा, सोचो। x पर 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, आराम से सोचो,
2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके पास 36 इलेक्ट्रॉन है। आफ्टर लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स X2 प्लस ion having 36 electrons, it means original X neutral X element या atom will have कितना 2 more electrons 38 electrons। तो इसका मतलब हुआ कि जब आप न्यूट्रल X लिखेंगे, क्या लिखेंगे X न्यूट्रल, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और था। तो कितना इलेक्ट्रॉन था इसके पास, फिर न्यूट्रल वाले के पास 38, तो प्रोटॉन भी 38। अब जितना प्रोटॉन यहां है तो प्रोटॉन तो बेटा उतना ही रह जाएगा रे, क्योंकि प्रोटॉन का तो लॉस गेन होता नहीं है। फिर से देख लो अगर आपको प्रॉब्लम हुई, मैंने बोला कि X पर 2 प्लस के पास 36 इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूट्रल X के पास 38 इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो 2 लूज करने के बाद 36 है। तो न्यूट्रल के पास 38 इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूट्रल के पास 38 प्रोटॉन भी है। अब जब न्यूट्रल के पास 38 प्रोटॉन है तो इसका मतलब लॉस के बाद भी प्रोटॉन की संख्या वही रह जाएगी, क्योंकि लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का नहीं होता है, इसीलिए प्रोटॉन अपना 38 रह जाएगा। प्रोटॉन निकल गया तो अपना एलिमेंट पता चल गया स्ट्रोंशियम। प्रोटॉन निकल गया तो एलिमेंट पता चल गया स्ट्रोंशियम। आराम से सीखो। तो यहां से अगले पेज में ला रहा हूं, इसका मतलब है जो X पर 2 प्लस है इसके पास ध्यान से इलेक्ट्रॉन है 36, प्रोटॉन है 38, मतलब X जो है हमारा वो स्ट्रोंशियम है, 38 एटॉमिक नंबर स्ट्रोंशियम की, और इसके पास न्यूट्रॉन है 45। तो इससे इसका मास नंबर निकाल सकते हैं अपन। मास नंबर A इक्वल्स टू N प्लस P। N है अपना, N कितना है आराम से देख लो, N N N N N N 45 और P कितना है 38 इक्वल्स टू कितना हो गया 83। तो अपना मास नंबर हो गया 83। तो जो X पर 2 प्लस सिंबल बनेगा फाइनली, इसमें हम लोग लिखने वाले हैं स्ट्रोंशियम 2 प्लस नीचे 38 ऊपर 83। यही हमारा पहला आंसर हुआ। एक और आंसर होगा लेकिन ये हमारा पहला आंसर हुआ। क्या ये समझ में आया आपको? फिर मैं दूसरा भी करने जा रहा हूं, पहले यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई। हाँ, कुछ लोगों ने से लिखा बट SR पर 2 माइनस नहीं, SR पे 2 प्लस। तो A B C की वैल्यू हमने बोली थी, तो A 38, B 83 और C 2 प्लस। 38 83 2 प्लस हमने देखा कुछ लोगों ने किया है, बट बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं किया। अभी ये एक आंसर निकला, एक आंसर और निकलेगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ कटायन किया। तो क्या ये वाली चीजें सभी को समझ में आई? सभी लोग पहले बोल लो, सभी लोग पहले बोल। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2 यूट्यूब पर नहीं है क्या? क्लास लाइव नहीं अटेंड करोगे तो बाद में नहीं मिलेगा, लाइव ही अटेंड करनी पड़ेगी। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में अगर छूट जाए तो मेरे को मैसेज कर लिया कीजिए, वो फिर आपको मैं पर्सनली दे पाऊंगा, बट वो हमेशा कोशिश ना करें। न्यूट्रॉन कैसे? क्योंकि न्यूट्रॉन शिवम 45 आपके पास दिया हुआ है, आप देख ले, फिर से देख ले अगर प्रॉब्लम। हमने बोला मोनो एटॉमिक डाइवेलेंट आयन, तो मोनो एटॉमिक एक एटम वाला X और डाइवेलेंट में 2 प्लस 2 माइनस दोनों हो सकता है। न्यूट्रॉन दोनों ही कंडीशन में दिया हुआ 45 न्यूट्रॉन्स दिया हुआ ना, डाइवेलेंट मोनो एटॉमिक आयन के पास 45 न्यूट्रॉन्स है। अब इसने लिखा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 36 इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास। तो सोचो ओरिजिनल X के पास 38 रहा होगा, तब तो 2 लूज करने के बाद 36 है, तो ओरिजिनल न्यूट्रल के पास प्रोटॉन भी 38 रहेगा। तो एलिमेंट क्या निकल जाएगा आपका 38 प्रोटॉन के कारण स्ट्रोंशियम। तो स्ट्रोंशियम पर 2 प्लस और मास नंबर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐड कर लेंगे अपन, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ऐड किया तो 83 आ गया, तो X पर 2 प्लस हमारा क्लियर हो गया। ठीक है। हाँ, डाइवेलेंट से 2 प्लस चेंज चार्ज कैसे हो गया? डाइवेलेंट का मतलब या वैलेंसी 2, तो या तो +2 होगा या -2। अभी एक निकला, अभी एक और क्लियर, अभी एक और आदित्य बाकी है अपना, देख लो बेटा, आ जाओ अब इस सिचुएशन पर आओ। ये जो अपना X पर 2 माइनस है, ये भी हो सकता है, क्योंकि डाइवेलेंट का मतलब वैलेंसी 2। जैसे आप Na+ को क्या बोलते हो? मोनोवैलेंट। F- को क्या बोलते हो? मोनोवैलेंट, एक वैलेंसी। O पर 2 माइनस को क्या बोलते हो? ऑक्साइड को डाइवेलेंट। Al3+ को क्या बोलते हो? ट्राइवेलेंट, मींस वैलेंसी 3। तो वैलेंसी का मतलब +2 भी हो सकता है, डाइवेलेंट का मतलब +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। और अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि 2 कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो कोवेलेंसी 2 होती है।
उसको वैलेंसी नहीं बोलते बेटा, उसको कोवैलेंसी बोलते हैं, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, जब वैलेंसी बोलते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट से मतलब होता है। हाँ बिल्कुल, एक एलिमेंट हुआ, आपने बोला कि सर क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखा हुआ है ए डाइवेलेंट, तो इसका मतलब एक कोई एलिमेंट है। बिल्कुल, तो वो एक एलिमेंट ये भी हो सकता, वो एक एलिमेंट ये भी हो सकता। अब आ जाओ आगे ठीक से, एक बार वापस फिर से पकड़ो, 2 इलेक्ट्रॉन आपने गेन किया, तब आपके पास 36 इलेक्ट्रॉन है। तो यदि आप एक्स न्यूट्रल रहते तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना होता, 34 ही ना। तभी तो आपने 2 गेन किया, तो 2 लूज कर दो, 2 जब लूज कर दिया तो हमारे पास 36 की जगह 34 बचा। तो न्यूट्रल एटम के पास प्रोटॉन भी 34 होगा। अब यही 34 प्रोटॉन हमें यहां पे लाना होगा। ठीक से देखो, 36 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ले आया हमने इस बार कितना, 34। कहां से लाया, यहां से। तो अब अगले पेज में फिर आऊंगा, तो इस तरह से फिर से देख लो, एक्स पर जो 2 माइनस है, इसके पास इस बार इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, एक्स पर 2 माइनस, 2 माइनस, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, आराम से देख लो, इलेक्ट्रॉन है 36, लेकिन प्रोटॉन कितना आ गया, प्रोटॉन है 34, 34। तो एक्स एलिमेंट कौन सा हुआ, सेलेनियम हो गया। अब न्यूट्रॉन फिर से देख लो कितना दिया हुआ है, 45। तो न्यूट्रॉन जब दिया हुआ तो इससे फिर से एक बार मास नंबर निकल जाएगा, तो मास नंबर A इक्वल्स टू n प्लस पी। ए है बेटा 45 और P है अपना 34, सम किया आपने 79। तो इस तरह से x पर 2 माइनस क्या हो जाएगा आपका, सेलेनियम। क्या हो जाएगा, सेलेनियम। यहां 34, ऊपर में 79, लेकिन 2 माइनस लगाना जरूरी होगा। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा आंसर निकला। तो हमारा ये 2 तरीके का आंसर होगा। हमने ए बी सी बोला, तो ए बी सी, ए के जगह पर एक वैल्यू आएगी 38, बी के जगह पर 83 और सी के जगह पर +2, और दूसरा इसके अकॉर्डिंग ए आएगा 34, बी आएगा 79 और सी होएगा -2। क्या सभी लोगों को समझ में अच्छे से आ गया, यस और नो, बढ़िया से। कोई डाउट है तो वो भी आप साथ में बोल सकते हैं। सभी लोग बताएंगे क्लैरिटी के साथ समझ में आई चीजें या नहीं, प्लीज सभी लोग। एकदम बेसिक बेसिक एग्जांपल के साथ आगे बढ़ रहा हूं मैं। सभी लोग, सभी लोग। गुड 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 गुड, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, आते जाइए, आते जाइए, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, गुड 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 गुड। किन्हीं का डाउट नहीं दिख रहा, वेरी गुड गुड। दिव्यांशु, सुरेश, निशांत, अमन, नादी, सोहिल, शिवांगी, आशीष, अभिषेक, दीपक, आकाश, अंजलि, सभी लोग बोलते जाएं, गुड। तो इस तरह से ये प्यारा सा एप्लीकेशन था। तो आपको एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब एक दूसरे से खेलने आना चाहिए, और ये बड़ी सिंपल सी चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। गुड प्रभात। चलो सभी लोगों ने समझा, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलता हूं मैं। चलो आज एप्लीकेशन नंबर 5। मेटल आयंस M plus gain 10 electrons and produced X kilogram metal. Find एटॉमिक मास। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटॉमिक मास मोलर मास को ही कंसीडर करते हैं, हमने पिछले दिन बोला था, बट फिजिकल में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता।
फाइंड एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, मतलब मोलर मास ऑफ द एलिमेंट। तेजी से सॉल्व करें। मोलर मास आप समझते हैं, एक मोल एटम का ग्राम में मास होता है। मेटल आयंस M प्लस गेन 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोड्यूस्ड x किलोग्राम मेटल। एकदम आराम से सॉल्व करें। मेटल आयंस M प्लस गेन 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोड्यूस्ड x किलोग्राम मेटल। फाइंड मोलर मास ऑफ द एलिमेंट या एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। 253x सबसे तेज जवाब शिवांगी ने दिया। वो भी डिलीट कर लिया। नहीं, उसने डिलीट किया, बट दूसरे किसी ने, आदि ने लिखा 253x। सतीश ने लिखा Na इंटू एक्स इंटू 10 टू द पावर 2। प्रभात सांडिल्य, सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मेटल आयंस M प्लस गेन 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोड्यूस्ड x किलोग्राम मेटल। मेटल का आयंस है जिसने 10 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है और गेन करने के बाद x किलोग्राम मेटल उसने प्रोड्यूस किया। तो आपसे एलिमेंट का एटॉमिक मास, मोलर मास, एटॉमिक मोलर मास पूछा जा रहा है। चलिए, शिवांगी ने अपना जवाब चेंज किया 162x। क्रिएटर बॉय 100 ग्राम Na इंटू एक्स, मतलब x इंटू Na इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है, शिवांगी ने दिया 162x। ठीक है, आते जाएं दूसरे लोग। मतलब सतीश का आंसर वही है जो एक क्रिएटर बॉय ने दिया। आप लोग अपना नाम सही से कर लें, जो नाम आपका जेन्युइन है। कुमार मन्नू है तो कुमार मन्नू नाम रख ले, ये अनाप शनाप नाम नहीं रखिए जिसको पढ़ के उल्टे सीधे ख्याल आते रहे, मन में गलियाने का मन करे। अभय कुमार पंडित 10 इंटू Na, गुड। 10x Na, वेरी गुड। आते जाओ और बताते जाओ लोग। मेटल आयंस M प्लस गेन 10 इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के आयंस हैं, उन्होंने 10 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे एंड प्रोड्यूस्ड x किलोग्राम मेटल। और उसके बाद उसने दिया, क्रिएट किया या बनाया, उससे प्रोड्यूस हुआ x किलोग्राम मेटल का प्रोडक्शन हुआ। तो आपको मोलर मास बताना उस एलिमेंट का। आदित्य ने लिखा 65.55 ग्राम। अभिषेक ने लिखा Na इंटू एक्स इंटू 10 टू द पावर 2। करण 100x। सुहिल आनंद 10x Na। शिवांगी 162x Na।
गुड, बनाइए और भी लोग। एफर्ट लेना इंपॉर्टेंट है लोग, एफर्ट लेना इंपॉर्टेंट है, बनना या ना बनना इंपॉर्टेंट नहीं। एफर्ट लेना, कोशिश बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सही डायरेक्शन में कोशिश कर पाते हैं कि नहीं। उसके बाद ठीक है ना, थोड़ा मोड़ा दाया बाया कुछ ना कुछ लगा रहता है ये सब। द फर्स्ट थिंग इज एफर्ट इन प्रॉपर डायरेक्शन। अब एफर्ट का ये भी मतलब नहीं है लेके बैठ के पकड़ के क्वेश्चन 20 बार पढ़ रहे हैं। अच्छा, शिवांगी ने लिखा एन ए छूट गया बोलना, कोई नहीं, बाद में आपने लिख दिया। चलो एक और आंसर है एन ए इंटू एक्स इंटू 100। एक और आंसर है 100x। अंजलि 10x एन ए। गुड, जल्दी से आइए। मेटल आयंस M plus gain 10 electrons and produced x kilogram metal. Find atomic mass या molar mass of the element. चलिए आते जाइए। 10x Na। ठीक है, चलो मैं सॉल्व करता हूं। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, देखता हूं क्या सही आंसर है, बनाते हैं लोग। देखिए आ जाइए। मेटल आयंस M प्लस, आराम से ही, मेटल आयंस M प्लस, अच्छे से देखो। बहुत लोगों को हो सकता है समझ में नहीं आया, मैं मानता हूं। सतीश ने लिखा सर हम पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्लास कर चुके हैं, कुछ नया भी कराइएगा क्या, और हम लाइव क्लास रिवाइज के लिए कर लेते हैं। ठीक है ना सर, तो आप तो खुद ही सारी बातें बोल रहे हैं, जब आपने कर लिया तो नीड नहीं है अच्छे से, अगर आपने किया हुआ है। बट रिवीजन के लिए फिर भी अगर आप कर रहे हो तो और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट इसका एक पॉइंट है, जब आप रिवीजन के लिए क्लास अटेंड कर रहे हैं तो पीछे का लेक्चर फिर पढ़ के नहीं आया करें। अदरवाइज क्या होगा, आप वो जो कहते हैं ना भूलने वाली चीजें, वो एक मेंटल प्रेशर के साथ रिकॉल नहीं करेंगे, बहुत ईज के साथ रिकॉल कर लेंगे। तो ऐसा नहीं हो चाहिए, प्रेशर के साथ रिकॉल हो तो ज्यादा मजा आता है। कोई चीज होता नहीं कि हम भूल गए और फिर किसी दबाव में आकर के अचानक तुम्हें याद आता है, तो फिर आपको खुशी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप करना चाहते हैं रिवीजन, तो आप वीडियो देखें और जब भी क्वेश्चन मिले तो उसको सॉल्व करें। और बातें रही कि नया चीज क्या बताएंगे, ये मुझे नहीं पता, हर बैच में अलग अलग एप्लीकेशंस कुछ ना कुछ नए नए आते रहते हैं। कुछ बैच में कम आ जाता है, कुछ में ज्यादा आ जाता है, ऑनलाइन में रिलेटिवली थोड़े कम आते हैं, बट फिर भी कह नहीं सकते हैं, वो मूड पर डिपेंड करता है कि कब क्या क्या, क्या हमने करवा दिया। तो वो आप देख लीजिएगा आपको टाइम है कि नहीं। चलो गुड, आ जाओ मैं कर रहा हूं। मेटल आयंस M प्लस, मेटल आयंस, तो सबसे पहला पॉइंट है, हमने जब लिखा मेटल आयंस लो, इसका मतलब है एक से ज्यादा आयन है, क्योंकि आयंस लिखा है हमने, आयन नहीं। सही है। अब इसने 10 इलेक्ट्रॉन गेन करा, 10 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कितने आयन से नहीं पता है। मेटल आयन है लेकिन एक आयन से ज्यादा है, M प्लस भी लिखा हुआ है, मतलब एक लूज किया हुआ उसने इलेक्ट्रॉन, और इससे बनता है प्रोड्यूस्ड x किलोग्राम मेटल। मेटल का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ न्यूट्रल एटम। मेटल कितना, x किलोग्राम मेटल मिला, तो मेटल का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ न्यूट्रल एटम। आराम से सुनेंगे, कलेक्शन, संग्रह किस एटम का, न्यूट्रल एटम का। मेटल मतलब न्यूट्रल एटम्स का कलेक्शन। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल एटम मिल रहे हैं, तो इसका मतलब यहां से एक चीज क्लियर हो गया, नंबर ऑफ आयंस 10 हो गए। सोचो 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 कैसे, क्योंकि एक ही M प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर आप एक M प्लस लेते हो, इच आयन
तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ही ना m न्यूट्रल हो जाएगा। तो सोचो जरा, आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है इसको समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए, मैनेज करने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए आपको आयंस कितने चाहिए? 10 ही। क्योंकि हम एक को एक देंगे, m प्लस को एक ही इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो न्यूट्रल बन जाएगा, सिर्फ एक देके न्यूट्रल हो जाएगा। तो एक m प्लस को एक देंगे तो 10 को 10। सर न्यूट्रल क्यों करना है? क्योंकि आपको मेटल बनना है आगे चल के, और मेटल का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ न्यूट्रल एटम्स। तो हमें न्यूट्रल एटम चाहिए। अगर हमें आयन चाहिए होते तो ऐसा भी हो सकता है कि 10 इलेक्ट्रॉन को 5 आयन मिलके बांट ले, ऐसा भी हो सकता है 10 इलेक्ट्रॉन को 2 मिलके बांट ले, 5-5। समझ रहे हैं ना आप? तो हमें लेकिन आयन नहीं चाहिए, हमें चाहिए न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम कब मिलेगा? जब एक m प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल m बनेगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन को खपत करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 आयंस की जरूरत होगी। तो हमने क्लियर किया दोस्त कि हमारे नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वो 10 होंगे, सिर्फ और सिर्फ। तो 10 आयंस मतलब एटम्स की संख्या भी 10। नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए? 10, जो मेटल है। और इसी 10 एटम का वजन है विच वेइंग x किलोग्राम, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में x किलोग्राम, मतलब x इंटू 10⁻³ ग्राम। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गौर से आप क्वेश्चन को पढ़े। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स m प्लस जब गेन करते हैं तो x किलोग्राम मेटल मिलता है। तो हमने निकाला आयन 10, चूंकि इलेक्ट्रॉन 10 चाहिए न्यूट्रल एटम, तो आयन 10, आयन 10 तो एटम 10, एटम 10 और दिया हुआ है x किलोग्राम मेटल है, इसका मतलब 10 एटम का वजन x किलोग्राम, 10 एटम का वजन x किलोग्राम है। अब आपको निकालना है मोलर मास ऑफ द मेटल, मोलर मास ऑफ द एलिमेंट। तो मोलर मास होता है 1 मोल का मास। 10 एटम का मास पता है तो क्या 1 मोल का मास नहीं निकलेगा? तो चलो अब कैसे बनाओगे? नाउ कैसे बनाओगे, आराम से सोचो। 10 एटम्स वेइंग, 10 एटम का वजन कितना है दोस्त? x किलोग्राम। तो x इंटू 10⁻³ ग्राम। इसीलिए एक एटम का वजन कितना हो जाएगा? तो x इंटू 10⁻³ बाय 10 ग्राम। एक मोल एटम का, Na एटम्स का वजन कितना हो जाएगा, जिसको आप एक मोल एटम्स बोलते हो, इसका वजन कितना होगा? x इंटू 10⁻² इंटू Na ग्राम। और जो एक मोल एटम का वजन होता है ग्राम में, दिस इज कॉल्ड मोलर मास। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया। देयरफॉर मोलर मास ऑफ द मेटल कितना होगा? मोलर मास ऑफ द मेटल कितना होगा? तो मोलर मास, एक मोल का मास ऑफ मास ग्राम में ऑफ 1 मोल एटम्स। तो 1 मोल एटम्स का हमने मास निकाला, तो वो है हमारा x इंटू 10⁻², x इंटू 10⁻² इंटू Na ग्राम। मुझे खुशी है बहुत सारे लोगों ने यह आंसर लाया है, शाबाश, बहुत सारे लोगों ने आंसर लाया। वेरी गुड। तो क्या सभी लोग एक बार बता ले कि क्या एप्लीकेशन ये क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया बढ़िया से, या किन्हीं को कोई डाउट है तो वो डाउट भी पूछेंगे, और समझ में आया तो सभी लोग बताएंगे हाँ सर क्लियर हुआ। बहुत बढ़िया एप्लीकेशन, खेलने आना चाहिए, खेलते रहिए खेलते रहिए, और हड़बड़ाना नहीं है कि सर सही नहीं हो पा रहा, कभी भी हो जाएगा अचानक से सही। सभी लोग बताएं अच्छे से समझ में आया? गुड दिव्यांशु, या किन्हीं का कोई डाउट होगा तो वो भी पूछ ले। मुकेश अंबानी, अरे मुकेश अंबानी सर प्रणाम, सर आप भी हमारी क्लास में। आदित्य कुमार, यस सर। अभिषेक क्लियर है, गुड। ऋतिक गुड गुड गुड। सभी लोग बताइए, और किन्हीं का कोई डाउट है उसमें तो वो भी लिखे। शिवम, आशीष क्लियर है सर, गुड। आदि, सोहेल, शिवम। 10 से डिवाइड क्यों किया बेटा? 10 एटम का वजन है x इंटू 10⁻³, तो एक एटम का वजन में ये डिवाइडेड बाय 10 आएगा ना, वो वाला 10 आया यहाँ, तो Na के लिए मल्टीप्लाई हो गया Na, सिंपल, उसमें तो कुछ है नहीं।
सभी लोग बताते चले। गुड 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 गुड। अरे जब अंबानी जी का क्लियर हो गया तब तो सबका क्लियर हो गया होगा। अरे मुकेश अंबानी प्रणाम सर लिख रहे हैं, प्रणाम भाई बाप, प्रणाम 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 प्रणाम। अरे आप नाराज नहीं हो जाइएगा, नहीं तो हमारा यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा। अब तो रवीश कुमार को नहीं छोड़ते हैं, तो मन्नू कुमार किस खेत की मूली है। दीपक ने लिखा सर फिर से एक बार। शिवम गुप्ता, यस सर। चलो आ जाओ, दीपक ने बोल दिया तो एक बार फिर से मैं करता हूँ। किसी ने वो पूछा तो यार बताना चाहिए। हाँ समझता हूँ ऋतिक कि जो क्वेश्चन प्रेजेंट होता है, जब तक उसकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती तब तक समझ में आना डिफिकल्ट होता है। इसीलिए आपके पास हमारा मॉड्यूल होता है या असाइनमेंट होता है या क्वेश्चन होता है, तो उसमें शुरू में आप देखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल एंड स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन एक टॉपिक बना हुआ है। तो स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन सब एटॉमिक पार्टिकल का क्वेश्चन आप बनाएंगे, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस उसका सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और उसके 2 3 4 अच्छे क्वेश्चन मैं यहाँ पे ला करके खुद बना भी रहा हूँ, उसी के क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। चलो आ जाओ फिर से एक बार देख लेता हूँ। मैंने पूछा है, मैंने बोला है पहले, मेटल आयंस M प्लस गेन 10 इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के आयंस है, जैसे Na प्लस Mg2 प्लस वगैरह आयंस होते हैं, तो एक प्लस वाला है M प्लस, ये 10 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। कितने आयंस है नहीं मालूम है, कुछ आयंस, आयंस एक से ज्यादा, और 10 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये x किलोग्राम मेटल प्रोड्यूस कर रहा है। मेटल का मतलब होता है, जब आपसे कोई बोले सोडियम मेटल, तो इसका मतलब क्या होता है, ढेर सारे सोडियम एटम्स का कलेक्शन। एक एटम मेटल नहीं होता है, एक एटम तो एटम, उसका कलेक्शन मेटल। तो Na प्लस या M प्लस आयंस है कुछ संख्या में, उनको 10 इलेक्ट्रॉन हमने दिया तो वो x किलोग्राम मेटल बन गया। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास आयंस की संख्या कितनी हुई, तो 10 हुआ। कितने आयंस हुए, 10। क्यों हुए 10 आयन लोग, क्योंकि हमें बनाना है मेटल, और मेटल इज द कलेक्शन ऑफ न्यूट्रल एटम्स। तो सिर्फ 10 ही आयन होंगे, हर एक को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो 10 एटम बन जाएंगे। अब उस 10 एटम को क्वेश्चन ने एटम ना लिख के x किलोग्राम मेटल लिखा, मतलब उसका वजन इनडायरेक्टली आपको दे दिया। तो 10 एटम का वजन दिया हुआ है x किलोग्राम, तो एक एटम का वजन निकल जाएगा, और फिर एक मोल एवोगैड्रो नंबर Na एटम्स का वजन निकल जाएगा। जो Na एटम का वजन होता है वही अपना मोलर मास होता है। तो हमने क्या लिखा है कि जो अपना बेटा 10 एटम्स आएगा उसका वजन है x इंटू 10⁻³ ग्राम। तो एक एटम का वजन x इंटू 10⁻³ x किलोग्राम को ग्राम में बदल लिया, तो Na एटम का वजन x इंटू 10⁻² इंटू Na ग्राम। यही हमारा मोलर मास हुआ, क्योंकि एक मोल का एटम्स। क्लियर हो गया अच्छे से, बढ़िया से क्लियर हो गया। अब तो डाउट नहीं है ना। किसने पूछा था, कमेंट में देख रहा था अभी भाग गया, किसने लिखा था फिर से एक बार, दीपक जी ने लिखा था। हाँ दीपक जी, समझ में आया अच्छे से, नहीं आया तो पूछो, फिर से बताऊंगा। मैं उस तरह का आदमी ही नहीं हूं यार कि आपको समझ में नहीं आया और छोड़ के भाग जाऊं। यही मेरी आदत है 20 सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस में, मतलब मेरा यही है, जब तक समझ में नहीं आए और पूछने के लिए मैं कभी नहीं डांट लगाता हूं। पूरे मेरे करियर में, 20 साल के करियर में, कोई बोल दे कि किसी ने पूछा हो मेरे से, और पूछने के लिए मैं डांट लगा रहा हूं, कभी नहीं, कभी नहीं। जितनी बार पूछेंगे बताऊंगा। हाँ, बहुत फालतू की चीजें अगर आप पूछेंगे तो ऑब्वियस है आपको ये बताया जाएगा, समझाया जाएगा, यार टाइम मत वेस्ट कर लो, अभी अभी सब लोगों का टाइम आ रहा है, तो बाद में इसको कर लेते हैं, या अकेले में पूछ लेते। गुड दीपक, वेरी गुड। तो चलो आ जाओ, अगले एप्लीकेशन पे आता हूं। तैयार हैं आप लोग, उम्मीद है।
Find the percentage of orbitals occupied by the electrons up to the outermost orbit in iron atom. अमन राज सर, यू आर द बेस्ट फैकल्टी आई हैड एवर सीन. क्या बात है. नमस्कार भाई साहब, थैंक यू. शिवांगी सिंह, 10 इलेक्ट्रॉन m प्लस ई को गेन करता है तो सर दैट इज एटम फ्लोरीन. तो सर टोटल एटम्स 9 इंटू मास ऑफ मेटल 9x, मास ऑफ मेटल 9x इंटू 18 इंटू Na मास. तो सर इतना होगा ना. सही है या गलत? गलत है, क्योंकि आपने एटम को गेन करा दिया है. एटम को गेन नहीं करना. 10 इलेक्ट्रॉन m प्लस को आपने 10 इलेक्ट्रॉन m प्लस गेन करता है तो सर व्हाट इज द, दैट इज एटम, मतलब एटम इज फ्लोरीन. नहीं, एटम फ्लोरीन नहीं हुआ. देखो m प्लस ने गेन किया है तो फ्लोरीन नहीं हुआ ना. फ्लोरीन नहीं हुआ ना. m प्लस, ये Na प्लस टाइप का हो सकता है, Cu प्लस टाइप का हो सकता है. क्योंकि क्वेश्चन में हमने लिख दिया शिवांगी, बाकी लोग बनाए, हमने क्वेश्चन में लिख दिया है m प्लस 10 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, तो आपको m प्लस से शुरू करना होगा. वो एलिमेंट कौन होगा हमें नहीं पता, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, मास नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपन एलिमेंट के बारे में हिंट नहीं कर सकते, मतलब उसका असेसमेंट नहीं कर सकते. हाँ, कोई एक प्लस वाले आयन का कलेक्शन है. कुछ आयंस थे जिसने 10 इलेक्ट्रॉन गेन किया और न्यूट्रल एटम बन गया, और जितना एटम बना उसको वे करने पर वो x किलोग्राम हुआ. फ्लोरीन नॉन मेटल होता है ना. हाँ एग्जैक्टली, हाँ गुड शिवाजी. चलिए इस क्वेश्चन को देखिए. क्वेश्चन दिया हमने, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स अप टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन आयरन एटम. फोर्टी 40%, गुड. 40%, 40%. चलिए 3-4 लोगों का आ गया.
आते जाइए, बताते जाइए। ये आपके पास असाइनमेंट होगा हमारा। जिनके पास नहीं होगा वो अवेलेबल हो जाएगा धीरे धीरे, परेशान नहीं होना। Find the percentage of orbitals occupied by the electrons up to the outermost orbit in Fe atom। और जिनको समझ में नहीं आया, क्रिएटर बॉय ने 60% दिया है, मुकेश अंबानी 50%, अभिषेक कुमार 50%, ऋतिक 50%, ऊपर 3-4 आंसर, आदित्य सोहेल दिव्यांशु वगैरह 40%। राज ने लिखा 30 ऑर्बिटल तो अवेलेबल है, तो उसमें से 4p 4d एंड 4f 47 ऑक्यूपाइड होगा, तो आंसर 50% होगा। गुड, ठीक है। और जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आया वो यही टाइप कर दे, सर कुछ समझ में नहीं आया, उससे भी एक डायरेक्शन मिलता है टीचर को कि किस तरीके से काम करना चाहिए। अरे ऑनलाइन में कम से कम बेशर्मों की तरह हम बोल तो सकते हैं ना कि सर समझ में आया नहीं आया, आप अच्छा पढ़ाते हो, खराब पढ़ाते हो, बहुत बेकार पढ़ाते हो। हाँ सर, क्या हाँ सर, बेकार पढ़ाते हो, हाँ सर। सुदामा सर क्वेश्चन नहीं आया, समझ पाए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। राज सर 47 नहीं है, 4f है। अच्छा 4f लिखा था आपने ऊपर, ठीक है, तो 50% आपका आंसर। गुड। कुछ समझ नहीं आया सरोज को, कोई बात नहीं है सरोज, सुदामा कोई बात नहीं बेटा, एकदम अच्छे से करेंगे। दीपक हाउ टू फाइंड ऑर्बिटल परसेंटेज, पहले ऑर्बिटल समझ रहे हो ना, जैसे 2p में 3 बॉक्स बनाते हो, दे आर द ऑर्बिटल्स। 2p सबसेल हुआ, और उसके जो आप बॉक्सेस बनाते हैं दे आर द ऑर्बिटल्स। डी में 5 बॉक्स बनाते हैं, दे आर द ऑर्बिटल्स ऑफ डी सबसेल, ठीक है। 50%। गुड। 50 60 40 तीन तरह के आंसर आ रहे हैं। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, आ जाइए अच्छे से, फिर अगला दूंगा, फिर उसको करना आपको ठीक से। फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स का प्रतिशत निकालना, परसेंटेज, बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने प्रतिशत ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऑक्यूपाई किए गए, छेके गए, कितने प्रतिशत परसेंटेज ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऑक्यूपाई किए गए, इंगेज किए गए, छेके गए अप टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, मतलब आप जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वैलेंस सेल, बाहरी सेल, बाह्यतम कक्षा तक पहुंचते हैं, मतलब पूरा बाहर तक पहुंचते हैं, तो कितने प्रतिशत ऑर्बिटल छेके गए, क्वेश्चन यही है। तो अगर आपके पास मान लीजिए टोटल ऑर्बिटल है 20, टोटल पहले टोटल निकालना पड़ेगा 20, अब मान लो इसमें से अगर आपने 5 ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई किए इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो आपका परसेंटेज है 20%, सॉरी 25%। तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स टॉपिक कब स्टार्ट हो, भाई जो पढ़ा रहे बेटा पहले वो तो पढ़ ले, आगे आएगा। अगर उसी का इंतजार कर रहा तो वेट करते रहो, आराम से वेट करते रहो, जब आएगा फिर करना, और कब आएगा मुझे नहीं पता, जिस दिन आएगा फिर वहां से करना, ठीक है। तो
आपको जब ये सॉल्व करना है कि कितने परसेंट ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई किए गए इलेक्ट्रॉन के द्वारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक में, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? परसेंटेज ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड, यही ना, ऑक्यूपाइड छेके गए हैं किसके द्वारा? बाय द इलेक्ट्रॉन्स। इसका ये कैसे निकलेगा लोग? इक्वल्स टू ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड, कितने ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड है, छेके गए हैं, पहले ये निकालना है। हाँ, ऑर्बिटल्स बॉक्सेस को बोलते हैं, हमने अभी आपको समझाया। बाई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल कितने ऑर्बिटल है, और इनटू 100, यही होगा हमारा आंसर। तो अब हम पहले आयरन एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखें, आराम से सीखिए ना, बिल्कुल नहीं हट, बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना। Fe26, तो 1s2 2s2 9 10 से आपने थोड़ा बहुत तो किया होगा, 3s2 3p6 4s2 3d6, शायद आपने ये लिख लिया, थोड़ा बहुत आता है तो सही है, नहीं आता तब भी कोई परेशानी नहीं है, धीरे धीरे आप ये भी सीखेंगे, ठीक है। तो आयरन का हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, आप लिखते हो ना, ये लिखते हो ना, 1s 2s 2p 3s 3p 4s तब 3d, ठीक है, आराम से। 2 4 6 10 12 6 18 2 20 6 26 26 इलेक्ट्रॉन्स, और जिनको ये भी लिखने नहीं आ रहा है, इतना तक भी नहीं आ रहा है, उनको भी परेशान नहीं होना है, आगे वही कॉन्फ़िगरेशन ही आने वाला और सबसे बड़ा चीज वही है अपना, ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब तो ये तो छेके हुए हैं और ये सब सेल है, इनको ऑर्बिटल्स में तोड़ना होगा। जैसे s के लिए एक बॉक्स बनाते हैं आप, p6 के लिए आप 3 बॉक्स बनाते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये बॉक्स ही ऑर्बिटल्स है। फिर s के लिए आप एक बॉक्स बनाते हैं, फिर p के लिए आप 3 बॉक्स बनाते हैं, और इसमें ये एरो इलेक्ट्रॉन्स को दिखाता है। फिर s के लिए आप एक बॉक्स बनाते हैं, और d के लिए आप 5 बॉक्सेस बनाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। वन टू थ्री 4 5 एंड 6। तो आप पहले समझे, यही जो बॉक्सेस हैं यही क्या है हमारे ऑर्बिटल्स। तो सोचो कितने ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई किए गए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड, मतलब कितने बॉक्सेस ऑक्यूपाई किए गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई किए गए। और आपको पता होगा शायद D6 को ऐसे लिखते हैं, एक एक करके, 1 by 1, हंट्स रूल बोलते हैं इसको, 9 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ना होता है। तो 1 2 3 4 5 6। तो पहले आयरन का ये कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना पड़ेगा। इससे यह पता चल गया कि कितने बॉक्स ऑक्यूपाइड हैं, छेके गए हैं, तो 15। तो अभी तो ऊपर वाला निकला, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है कितना, यह भी तो काउंट करना पड़ेगा कि टोटल ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अवेलेबल कितना है, उपलब्ध कितना। तो ये कैसे निकाले, आ जाइए आराम से सीखिए, बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना। आप ये देखिए हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना, कौन सा है, चौथा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना है, 4th, है ना। तो टोटल अवेलेबल ऑर्बिट्स कितना है, टोटल अवेलेबल ऑर्बिट्स कितना है, 4। टोटल सेल कितना उपलब्ध है, 4। सेल नंबर 1, सेल नंबर 2 सेल नंबर 3, सेल नंबर 4, सेल नंबर 3, ठीक है। ठीक है मुकेश, तो आगे सब ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन अगर इस क्वेश्चन में भी नहीं आया समझ में ना, तो परेशान नहीं होना। कम से कम ये उन लोगों को समझ में आना जरूरी है मिनिमम, जिनका 9 10th में कम से कम डी तक, 3D तक का कॉन्फ़िगरेशन कुछ कुछ लिख लेते हो, क्योंकि 9 10th तक जिंक तक का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना था आपके सिलेबस में। तो ये क्वेश्चन कम से कम उन लोगों को जरूर बनना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए मेरे बताने पर, जिनका 9 10 तक डी तक का कॉन्फ़िगरेशन वो लिख लेते हैं, 30 तक का। और अगर आप तब भी नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान नहीं होना, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन का एरिया पूरा आगे बाकी है। तो अभी फिलहाल उनके लिए है ये वाला क्वेश्चन जो
थोड़ा सॉल्व कर ले सकते हैं। तो हमने बोला कि आयरन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक, जो चौथा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा, फोर्थ, ये 3 अंदर है, थर्ड अंदर, कितने प्रतिशत ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन ने छेक रखे हैं। तो हमने निकाला, पहले उनका कॉन्फ़िगरेशन किया। कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पता चल रहा है कि इन लोगों ने 15 इलेक्ट्रॉन्स छेक रखे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर रखे हैं, 15। चूंकि इन लोगों ने 15 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर रखे हैं, अब आपके पास टोटल ऑर्बिट्स है 4, तो यहां से निकालिए ऑर्बिटल्स कितने अवेलेबल है, आराम से, ध्यान से। नाउ ऑर्बिटल्स कितने अवेलेबल थे, ऑर्बिटल्स कितने अवेलेबल है, उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है, आराम से सीखिए। पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और चौथा सेल, 4 सेल है लोग, आराम से। पहले सेल में सिर्फ 1s होता, आपने थोड़ा बहुत सुना होगा। दूसरे में 2s और 2p दोनों होता है। तीसरे सेल में 3s, 3p और 3d तीनों होता है। और चौथे सेल में 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4d भी होता है और 4f भी होता है। आराम से, ये क्या निकाला हमने, ऑर्बिट्स। क्या था ऊपर वाला, ऑर्बिट्स। 4 सेल आपके पास है ना, आउटर मोस्ट तक 4 सेल। तो 4 सेल में कितने सबसेल्स हैं, सेल के बाद सबसेल्स होते हैं, सेल को तोड़ने पर सबसेल्स आते हैं। तो पहले सेल में कौन कौन सबसेल आता है, एस। दूसरे में क्या, आपने 1s के बाद 1p कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि पहले सेल में एक ही सबसेल आता, दूसरे में 2 ही सबसेल आता, आपने 2s 2p बस सुना होगा। आराम से सीखिए, बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना। तीसरे में आपने 3s 3p 3d सुना होगा, 3f नहीं सुना होगा, क्योंकि तीसरे सेल में 3 सबसेल आते हैं। तो चौथे सेल में इसी तरह से कितने सबसेल आएंगे, 4। पांचवें में कितने आएंगे, 5, 5s 5p 5d 5f एंड 5g जी। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन मिला है कि आयरन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक में कितने प्रतिशत परसेंटेज ऑर्बिटल्स इंगेज्ड है। तो इसके लिए हमें इंगेज्ड ऑर्बिटल्स पता करना था, वो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख के पता किया 15। और उसके लिए नेक्स्ट चीजें जो मालूम होनी चाहिए थी वो ये कि इसके पास ऑर्बिटल है कितना। तो पहले सेल कितना है, 4 सेल में सबसेल्स कितने हैं, तो आप देख रहे हैं सामने में आपके पास सबसेल है। पहले सेल में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और चौथे में 4। अब सबसेल से भी काम नहीं चलेगा, हमें ढूंढना है ऑर्बिटल्स। तो अगले लेवल पे अब इसे हम तोड़ेंगे किसमें दोस्त, ऑर्बिटल्स। सबसेल को तोड़ेंगे किसमें, ऑर्बिटल में। तो 1s में कितने बॉक्स बनेंगे, 1। 2s में कितने बॉक्स बनेंगे, 1। 2p में कितने बॉक्स बनेंगे, 3। 3s में कितने बॉक्स, 1। 3p में कितने बॉक्स, 3। 3d में कितने बॉक्स, 5। 4s में कितने बॉक्स, 1। 4p में कितने बॉक्स, 3। 4d में कितने बॉक्स, 5। और 4f में कितने बॉक्स, 7। कितने बॉक्स, 7। क्लियर हो गया। तो ये हमारा ऑर्बिटल्स है जो अवेलेबल था। तो कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, जरा काउंट करें। पहले सेल में 1, दूसरे सेल में 4, तीसरे सेल में 5 3 8 1 9 और चौथे सेल में 1 + 3 4 + 5 9 + 7 16। आगे से शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं, अगर कोई nth ऑर्बिट है तो उसमें n सब ऑर्बिट्स होते हैं और n² ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर आगे से कभी जरूरत पड़े तो आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, आपने अभी देखा कि चौथे सेल में सब ऑर्बिट कितने निकले, 4। चौथे सेल में सब ऑर्बिट कितने निकला, 4। तीसरे में 3, दूसरे में 2, पहले में 1। और किसी सेल में ऑर्बिटल्स n², 1 में 1, 2 में 4, 3 में 9 और 4 में 16, n²।
तो ऐसे भी कर सकते। खैर ये नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने अवेलेबल थे? 30। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन कितने में थे? 15। तो अब देखो अवेलेबल ऑर्बिटल्स था आपका 30 और ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स था, ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स है OCC, कितने ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई है? 15। इसीलिए परसेंटेज ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 50%। कितने प्रतिशत ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड है? 50%। बहुत सारे लोगों ने आंसर लाया था 50%। वेरी गुड। अब मुझे यह जानना है कि इनको क्या समझ में नहीं आया, और अगर समझ में आया तो आप बोले सर यस सर समझ में आया, फिर मैं अगला क्वेश्चन फिर करवाऊंगा इस तरह का। पहले सभी लोग बताएं, रिस्पॉन्ड करें, समझ में आया नहीं आया, कम आया ज्यादा आया, क्या है नहीं है, पहले मुझे बताएं, या कोई स्पेसिफिक पॉइंट जो दिख रहा हो आपको। क्वेश्चन बहुत सिंपल हमने दिया था, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स अप टू द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इन Fe एटम। सभी लोग बताएं पहले। गुड अभिषेक, गुड शिवांगी। देखो तो अब सुदामा ने कितने प्यार से लिखा है, यस सर आ गया। सुदामा सही बोल बेटा, एकदम सही में समझ में आया ना, क्योंकि आपने लिखा था सर कुछ समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। रुपेश कृष्णा यस सर गुड, दीपक गुड, ऋतिक कुमार सिंह चमक गया सर वेरी गुड, प्रभात सांडिल सर ऑर्बिटल्स डिसाइडेड। डिसाइडेड मतलब क्या आपने प्रभात पूछा? एकदम अच्छे से पूछे। अननोन व्यू सर आप ऑनलाइन में बढ़िया से समझाते हैं नहीं बेटा ऑफलाइन में भी ऐसे ही समझाते हैं। ऑफलाइन में ऐसा नहीं है कि वहां मेहनत नहीं करते ऑनलाइन में मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दोनों में अच्छे से करते हैं। फर्क वहां एक प्रेशर होता है, क्योंकि वहां बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं, तो उनको देख के समझ में आता है कि यार जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत बेसिक चीजों में उलझ के उनका टाइम भी खराब ना हो, तो उनका एक प्रेशर होता है। ऑनलाइन में ये प्रेशर नहीं होता हमारे ऊपर, क्योंकि आप दिख नहीं रहे हमें। गुड राजकुमार अच्छे से समझ में आ गया, गुड। नितेश, निशांत, शिवांगी, अंजलि, आकाश वेरी गुड, सभी लोगों ने लिखा है, मतलब सभी को आया समझ में अल्टीमेटली। सुदामा ने लिखा हाँ सर जी, ठीक है, थैंक यू। तो अगले क्वेश्चन पर आइए और बढ़िया से उसको सॉल्व कीजिए। सर नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ऑर्बिटल, देखिए हमने बोला प्रभात आपके लिए एक बार फिर से मैं बोलूं, सेल में पहले सबसेल और सबसेल में ऑर्बिटल, सेल में पहले सबसेल और सबसेल में ऑर्बिटल। ये देखिए पहले सेल को तोड़ा सबसेल, तो पहले सेल में एक सबसेल, दूसरे सबसेल में दो सबसेल, अब हर सबसेल को तोड़ेंगे आप ऑर्बिटल में, तो एस में एक ऑर्बिटल, पी में तीन ऑर्बिटल। बॉक्स जो आप बनाते हैं, एस में एक बॉक्स, पी में तीन बनाते हैं, डी में 5 बनाते हैं और एफ में 7 बनाते हैं। तो अब देखिए ये एस का ऑर्बिटल हो गया, ये पी का और ये डी का, ये एस का, ये पी का, ये डी का और ये एफ का। ठीक है, तो ये जो बॉक्सेस आप बना रहे हैं यही ऑर्बिटल्स। इतने अच्छे से समझ नहीं आया था, लेकिन यहां समझ में आ गया अच्छे से, वाह क्या बात है। चलिए तो अगले क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो। ये क्वेश्चन नंबर था 6। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑर्बिटल्स find the percentage of suborbits and orbitals occupied by the electrons up to the outermost orbit in chromium atom। आराम से सीखेंगे बेटा, अच्छे से बनाए। फिर उसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन दिया हमने, एकदम बढ़िया से सॉल्व करना। फाइंड द परसेंटेज ऑफ सबऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स, मतलब 2 क्वेश्चन है इस बार। आपको सबऑर्बिट का भी परसेंटेज निकालना, जिसको सबसेल बोलते हो, और ऑर्बिटल का भी, ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स अप टू द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इन क्रोमियम एटम। एटम चेंज कर दिया, इत्मीनान से आप बनाए।
अननोन व्यूज, दोनों का परसेंट एक साथ लिखे, आपने सिर्फ एक का लिखा है कि फिर बीच में कोई और टाइप कर देगा तो आपका आंसर आगे पीछे हो जाएगा। नहीं, पहले सब ऑर्बिट वाले का आंसर फिर ऑर्बिटल वाले का आंसर एक साथ कॉमा देके दोनों लिखे। अमित कुमार, वेरी गुड, 70-50। निशांत 70-50, गुड। मुकेश 70-50। देखिए मुकेश जी, इसी को प्रोग्रेस बोलते हैं। और हमेशा ऐसे स्टूडेंट जब परफॉर्म करते हैं जिनको एक क्वेश्चन में समझ में बिल्कुल नहीं आया बट अगले क्वेश्चन में कुछ ट्राई करके कुछ आंसर निकालते हैं, डजंट मैटर ही और सी इज करेक्ट या इनकरेक्ट, राइट और रॉन्ग, एफर्ट इज इंपॉर्टेंट। तो बहुत खुशी होती है, फिर मतलब लगता है कि सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं चीजों, उन्हीं लोगों के लिए होती है। 70-50 दिव्यांशु, 70-50 दीपक, ऑर्बिटल परसेंटेज 46, सब ऑर्बिट भी बताना दीपक। आदित्य 70-50, आशीष 70-50। सर क्या पता क्यों कुछ दिनों से माइंड अजीब हो गया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सेल्फ स्टडी करने पर और ना ही याद हो रहा है, कुछ अच्छा फील न कर पा रहे हैं क्या करें सर? कोई बड़ी बात नहीं बेटा, होती है चीजें। टाइम अगर आपने वेस्ट किया होगा तो ऐसा होता है। समय बर्बाद करने का जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना, वो इंसान को एक सुसाइडल अटेम्प्ट तक पहुंचा सकता है। लाइफ में सब कुछ बर्बाद करना एक्सेप्टेबल है, टाइम बर्बाद करना एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर आपने ये गलती की है तो उसको आप लौटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन एकाग्रचित होके, फोकस्ड होके, कंसिस्टेंसी, लगातार काम करना है, बिना ये देखे कि कम कर रहे हैं कि ज्यादा कर रहा है, सिर्फ काम करना है। जैसे जैसे आप में सुधार आने लगेगा ना, आप परफॉर्म करने लगेंगे ना, 1%, 2%, आज नहीं करें, आज 0 पर हुआ, अरे यार आज तो कुछ तो आपका परफॉर्मेंस आया ना। तो ऐसे जब आते जाएगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस बनते जाएगा। बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, और जो गलतियां आपने कर ली वो गलतियां रिपीट नहीं करनी। लेकिन इंसानों की प्रॉब्लम क्या होती है, गलतियों को रिपीट करते रहता है, गलतियों से सीख नहीं लेता और रिपीट करते रहता। तो जो अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया तो चला गया जो चला गया। अब समय आगे बर्बाद कीजिए, बहुत प्रेशियस है और बहुत कम टाइम है आपके पास। तो एकदम फोकस्ड होकर के, याद हो रहा है नहीं हो रहा, आप एफर्ट लगाते जाइए। कुछ याद होगा, कुछ भूलेंगे, कुछ होगा, कुछ भूलेंगे, करते रहिए, हर दिन काम करते रहना कंटिन्यूअसली, आपको हो जाएगा बेटा, होगा, धीरे धीरे होगा। हाँ ये मैं मानता हूं कि जो आपने गलतियां की उसकी तो सजा मिलेंगी ही मिलेंगी, वो आपको परेशान करेगा ही करेगा। लेकिन अभी भी अगर आप लगे रहेंगे और समय बर्बाद नहीं करेंगे ना, तो रोज 2%, 4%, 1% रोज कुछ ना कुछ आप में इंप्रूवमेंट आएगा। 70-50 सारे लोगों ने लिखा, वेरी गुड। हाँ दिव्यांशु, ये कॉमन प्रोसेस है बेटा, ये हर लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि मेरे साथ नहीं होता, मेरे साथ भी होता। अभी भी आपको क्या लगता है, हम एक टीचर है बट एक स्टूडेंट भी हैं। हर दिन नए नए क्वेश्चंस, नए नए थियरीज, नई नई चीजें लाते हैं। ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए खास करके उनकी क्लासेस फिजिकल वालों की चलती है, नए न्यूमेरिकल्स, बहुत सारी चीजें लाते रहते। तो कभी कभार होता क्या है कि आपकी तरह हम भी यूट्यूब देखने लगे, सिनेमा देखने लगे, मूवी देखने लगे, कभी कभार यार सीरीज लगा देते हैं घर में, तो रात भर सीरीज देखते रह गए और फिर अगले दिन पूरा दिन फ्रस्ट्रेशन में गुजरता है कि 8 घंटे तो सीरीज बैठ के देख लिया। तो मतलब वो मेरे लिए और खतरनाक होता है वो चीज। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर कोई गार्जियन नहीं है। आपके लिए वो उतना खतरनाक नहीं है, मेरे लिए ज्यादा खतरनाक। और अगर हम परफॉर्म क्लास में नहीं करेंगे तो समझ रहे हैं कितनों की लाइफ इससे बर्बाद हो सकती है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, सबके साथ होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम फ्रस्ट्रेट होकर और क्लासेस छोड़ दें और लोग, मतलब समझिए हमारा कोई इंतजार कर रहा है, क्लास में हमारा कोई वेट कर रहा है, तो हम सरेंडर नहीं कर सकते हैं, हमें ट्राई करनी है, हमें एफर्ट लेना है। समस्तीपुर वाले लोग अच्छे से जानते हैं, उनकी क्लासेस के लिए जाता हूं तो मतलब क्या लगता है कि मजा आता है क्या कि 100 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करके जाता हूं उनकी क्लास लेने के लिए? कभी कभार नहीं, और कभी कभार वाकई टाइम होता है बट मन नहीं है तो नहीं गए।
बट आगे उसका फ्रस्ट्रेशन आता है, तो फ्रस्ट्रेशन के कारण और छोड़ दे तो इससे सामने वाले का नुकसान है, आपका नुकसान है, तो ये हम पे भी लागू होता है। और आपके कारण किनका नुकसान है वो सामने नहीं है, वो लाइफ में आगे आने वाले हैं वो लोग, वो तो और खतरनाक, हमारे से भी खतरनाक केस है वो उस मामले में, क्योंकि आप तो उनको देख भी नहीं रहे कि आप किनका किनका इनडायरेक्टली नुकसान कर रहे हैं, खुद का, अगले जनरेशन का, आप बहुत लोगों का नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए जो आपने गवा दिया, उस पर ध्यान नहीं देना है, जो आपके हाथ में है, जो समय है उस पर काम करना है और कंसिस्टेंसी से करना। यूट्यूब रील्स इधर उधर फालतू चीजों से बचें। आपके ऑफलाइन टीचर्स आपके लिए मेहनत करते हैं, उनकी चीजों पर ज्यादा फोकस्ड करें, उनकी क्लासेस छोड़ के आप ऑनलाइन में हमेशा लेक्चर ढूंढते रहते हैं, वो गलत प्रोसेस है, ये काम नहीं करे कभी। मेरे साथ अलग केस है, क्योंकि मैं ही आपको ऑफलाइन, मैं ही आपको ऑनलाइन लेता हूं, तो मेरे साथ अलग केस है। और ये सब नहीं सोचे कि लग रहा है कि अब कुछ नहीं होगा लाइफ में, मैंने बोला ना ये हर किसी के साथ होता है बेटा, कि लगेगा अब लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है, ये हर किसी के साथ होता है। लाइफ गलतियां करने और गलतियां सुधारने का प्रोसेस है। जीवन जो है वो गलतियां करने और गलतियां सुधारने का ही प्रोसेस है। लेकिन अब दो तरीके के इंसान होते हैं, एक गलतियां तो सभी को करनी है, सक्सेसफुल और जो फेलियर है दोनों में फर्क क्या है? सक्सेसफुल इंसान वो होते हैं जो गलतियां करने के बाद उसी गलती से सीख ले लेते हैं और कोशिश करते हैं कि ये गलतियां रिपीट ना करें, उनका सक्सेस तय है। और फेलियर वो है जो गलतियां तो करते हैं बट गलतियों के लिए हर बार दूसरे को जिम्मेदार ठहरा करके पैर अपना पीछे खींच लेते हैं। यही डिफरेंस है। गलतियां करना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, आप मर जाओगे जिस दिन उस दिन भी आपसे गलतियां होंगी, मरने के दिन भी गलतियां होती है। इंसान गलतियां करना छोड़ ही नहीं सकता। बचपन से बुढ़ापे तक हम नादानी करते रहे, धूल चेहरे पर पड़ी थी, हम आईना साफ करते रहे। फेल्योर लोग, अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम होने तो दो, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, मुझे नाकाम होने तो दो। सक्सेसफुल लोग ये ट्राई करते हैं, एफर्ट लेते रहते हैं। फेल्योर लोग का क्या होता है? गलतियां करते हैं और उसके लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। अरे टीचर ने ठीक से पढ़ाया नहीं, कोर्स मेरा खत्म हुआ नहीं, क्वेश्चंस इस पे प्रैक्टिस हुआ नहीं, इसका ऑनलाइन क्लास हो गया, इसका ऑफलाइन क्लास। तो ये नहीं हो सकता ऐसे। आपको गलतियों से सीख लेना और कंटिन्यूअस काम करते रहना। हो जाएगा, एक दिन में नहीं होगा, 10 दिन में नहीं होगा, महीने में नहीं होगा। कंटिन्यूअस बस काम करना, बिना सोचे कि कितना गेन हो रहा है, ठीक है? और गलतियों से सीख बहुत इंपॉर्टेंट, लगे रहिए, हो जाएगा हो जाएगा। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखता हूं। पहले 70-50 सबका आंसर आ रहा है सभी लोगों का, आ जाइए। Find the percentage of suborbits and orbitals occupied by the electrons up to the outermost orbit in chromium atom. Chromium 24. अब इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होना चाहिए। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24। लेकिन शायद 9th-10th में आपने पढ़ा होगा कि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड पूरा करने के लिए 4s1 और 3d5 होता है। शायद आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे डिस्कस होगा। तो 4s1 3d5 हुआ। तो अब फिर से आ जाइए, हमारा टोटल ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड कितना है दोस्त? अगर आपने यहां गलती की होगी तो गलत हो गया होगा आपका। ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड कितना है? ध्यान से, इसमें एक बॉक्स, इसमें एक बॉक्स, इसमें 3 बॉक्स, इसमें एक बॉक्स, इसमें 3 बॉक्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक बार फिर से 15 ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड, ठीक है? और अवेलेबल ऑर्बिटल्स कितने हैं?
तो अभी आपने देखा था कि ये चौथा सेल है, तो इसके पास टोटल 30, पिछले क्वेश्चन में 30 ऑर्बिटल्स अवेलेबल था। याद कीजिए, पहले सेल का एक, ये n इक्वल्स टू 1 पहले सेल का, दूसरे सेल का n स्क्वायर 4, तीसरे सेल का n स्क्वायर कितना हो गया 9, और चौथे सेल का n स्क्वायर 16, नहीं आपके पास 30। तो कितना प्रतिशत, परसेंटेज ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड कितना हो गया 50। तो सही आंसर आप लोगों ने लाया है। एंड अब एक आपसे पूछा है सब ऑर्बिट्स, तो आ जाओ, अवेलेबल सब ऑर्बिट्स कितने हैं, सब ऑर्बिट्स कितने अवेलेबल है, आराम से ध्यान से। सब ऑर्बिट ये है एसपीडीएफ, तो पहले सेल में एक सब ऑर्बिट अवेलेबल है, दूसरे में 2 अवेलेबल है क्योंकि हमने बोला nवें सेल में n सब ऑर्बिट, तीसरे सेल में 3 सब ऑर्बिट होते हैं, और चौथे सेल में 4 सब ऑर्बिट होते हैं। ठीक है, पहले में एक सब ऑर्बिट 1s, दूसरे में 2 सब ऑर्बिट 2s 2p, तीसरे में 3 सब ऑर्बिट 3s 3p 3d, और चौथे में 4 सब ऑर्बिट 4s 4p 4d 4f। इतने अवेलेबल हैं, मतलब अवेलेबल कितने हैं 4 3 7 2 9 1 10। अब इसमें से ऑक्यूपाइड कितने हैं एंड ऑक्यूपाइड कितने हैं, तो ऑक्यूपाइड सब ऑर्बिट्स सामने हैं आपके, कितने सब ऑर्बिट्स ऑक्यूपाइड है देख ले जरा, 1 2 3 4 5 6 7, 70%। तो शानदार सॉल्व किया है आप लोगों ने, 50% एंड 70%, बहुत बढ़िया सॉल्व किया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। उम्मीद है सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, किसी का कोई डाउट नहीं रहा होगा, सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है इस बार, सभी का अच्छे से क्लियर हो गया है, उम्मीद करता हूं। यस और नो एक बार बता दें, किसी क्वेश्चन में इसमें अगर किसी को डाउट है तो वो भी पूछ लें, और अगर समझ में आया तो यस सर एक बार बोले, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। जल्दी 1-2 छोटा छोटा क्वेश्चन और करूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। सभी लोग एक बार बता दें जल्दी से, क्लियर है ना? गुड 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 गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, ऊपर सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताया हुआ। गुड, सभी लोगों ने लिखा सर समझ में आ गया। सर अवेलेबल सब ऑर्बिट रिपीट कर दीजिएगा। अवेलेबल सब ऑर्बिट का मतलब है, देख बेटा हमने पूछा कितने सब ऑर्बिट, कितने प्रतिशत सब ऑर्बिट इंगेज्ड है, तो पहले निकालो अवेलेबल कितना, 4 सेल है आपके पास, तो पहले सेल में एक सब ऑर्बिट है, दूसरे सेल में 2 सब ऑर्बिट है 2s 2p, तीसरे सेल में 3 सब ऑर्बिट होते हैं 3s 3p 3d, और चौथे सेल में 4 सब ऑर्बिट होते हैं 4s 4p 4d 4f। पिछले क्वेश्चन को देखो, यहां पे मैंने लिखा था सब ऑर्बिट, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और चौथे में 4। अब इसमें से इंगेज कौन कौन है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d और 4s, तो 1 2 3 ये इंगेज नहीं हुआ, बिल्कुल इंगेज नहीं हुआ, इसीलिए 70% इंगेज है सब ऑर्बिट और 30% वैकेंट रह गया। गुड, चलिए गुड, ऋतिक कुमार ने सबसे तेज जवाब भेजा है 8 का बी। बाकी लोग भी देख ले जल्दी से, 8 और 9 दो क्वेश्चन आपके पास, पहले क्वेश्चन नंबर 8 को देख ले। Select the atoms which do not having exactly 1.25 times as many neutrons as protons. राज ने लिखा सर नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड को ट्रांजिशन एलिमेंट, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड अलग चीज है और ट्रांजिशन एलिमेंट अलग चीज है। एलिमेंट तो एलिमेंट है, कंपाउंड कंपाउंड एक से ज्यादा एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है कंपाउंड। एक चीज कैसे हुआ बेटा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क हुआ। हाँ, ट्रांजिशन एलिमेंट के ज्यादातर कंपाउंड नॉन स्टोइचोमेट्रिक होते हैं, ये सही बात है। गुड सर, मंडे 9 का डी, गुड, 8 का बी अभिषेक, दिव्यांशु आंसर डी 8 इज इक्वल, ठीक है, दिव्यांशु डी, निशांत बी, अभिषेक
8B 9D, 9 भी आपने सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। आदित्य बी, शिवांगी ए, आते जाइए जल्दी से। जल्दी आइए। गुड। बी, डी डी डी, बी डी, आते जाओ। 8A बी डी, बी डी 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 डी, ज्यादातर लोगों का आंसर डी आ रहा। ठीक है, गुड। 9 का भी बहुत सारे लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलो आ जाओ, मैं बना रहा हूं। सेलेक्ट द एटम्स which do not having exactly 1.25 times as many neutrons as protons। वो एटम सेलेक्ट करने हैं, ध्यान से, डू नॉट हैविंग, जिसके पास नहीं है एग्जैक्टली 1.25 टाइम्स, मतलब सवा गुना बोलते हो यार, एज मेनी न्यूट्रॉन्स मतलब सवा गुना 1.25 न्यूट्रॉन्स जिसके पास नहीं है प्रोटॉन के कंपेयर में, तो दोनों निकाल लो ना, सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे दोस्त आपका प्रोटॉन है 20, न्यूट्रॉन है 45 माइनस 20 इक्वल्स टू 25। तो आपका प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में न्यूट्रॉन देखो 1.25 टाइम्स हुआ ना, 1.25 टाइम्स हुआ ना, मतलब 1.25 का मतलब वो इसका 1/4 ऐड कर दो, तो 20 का 1/4 5 हमने ऐड कर दिया तो 25 हो गया। क्लियर है, आ जाओ। अब इसमें देख लो इसी तरीके से, क्रोमियम में प्रोटॉन कितना है आपका 24 और न्यूट्रॉन कितना आ गया, तो 54 माइनस 24 30, एक बार फिर से इसका 1/4 हो गया 6, तो 6 प्लस 24 फिर से 30 हो गया, तो ये भी है हमारा, सही है। निकल में देखो फिर से प्रोटॉन आ गया दोस्त 28 और न्यूट्रॉन आ गया हमारा कितना 63 माइनस 28 इक्वल्स टू 35, तो 28 का 1/4 7, तो 25 प्लस 7 फिर से 1.25 टाइम्स हुआ, सही है। और न्यूट्रॉन कार्बन में आ जाओ, प्रोटॉन है हमारा 6 और न्यूट्रॉन है हमारा 8, तो इस बार 1.25 टाइम्स हमारा न्यूट्रॉन नहीं है प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल सही बनाया। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा डी। वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने बी बनाया था बट मैक्सिमम लोगों ने डी किया था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 11.5 ग्राम Na+H, जल्दी से तेजी से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 11.5 ग्राम Na+H। वेंसडे और फ्राइडे को ये क्लास आपकी ऑनलाइन होती है, लाइव होती है, वेंसडे एंड फ्राइडे को। जल्दी आ जाइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 11.5 ग्राम Na+H। बी 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 9 का बी, बी, वेरी गुड वेरी गुड, बी बी बी, एवरीवन इज सेइंग बी, गुड। ए, मुकेश ने लिखा ए, अंबानी जी ने लिखा ए, अभिषेक भी ए, ट्रू फुटबॉल फैन ए, प्रिंस राज बी, ठीक है, बी, मैक्सिमम लोगों ने बी दिया। ए, ऋतिक ए,
आज के लिए बस इसको आखिरी क्वेश्चन रखूंगा, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नए नए क्वेश्चंस और नए एप्लीकेशंस एटॉमिक स्ट्रक्चर में लाएंगे। आज हमने स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस पे आपको काफी सारे प्रैक्टिस करवाया। बी 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 बी, ठीक है, गुड। आ जाओ सॉल्व करता हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने पूछा है 11.5 ग्राम Na+। तो आप पहले 11.5 ग्राम में कितने सोडियम एटम है पहले वो निकाल लें, बड़ा आराम से पता चल जाएगा। अब देखो ठीक से, सोडियम के लिए आप 11 और इसका मोलर मास 23 लिखते हो। जो आप मोलर मास लिखते हो वो 23 ग्राम पर मोल लिखते हो, मतलब एक मोल का मास 23 ग्राम, 23 ग्राम। तो आप पहले यहां से देख लें आपके 11.5 ग्राम में कितने एटम्स आएंगे दोस्त। तो ये 23 का हाफ है, इसका मतलब 0.5 आएगा ना, मोल 1/2 मोल, इतने एटम्स आएंगे। क्लियर है। अब जरा आप सोचे, आपके पास इतने एटम्स हैं 11.5 ग्राम में, लेकिन आपसे इतने Na+ में पूछे जा रहे हैं। गौर से सुनेंगे, Na एटम नहीं है, अब Na+ आयन है। तो जब आप एक Na को Na+ में कन्वर्ट करते हो तो आपका यहां 11 इलेक्ट्रॉन है और यहां 10 इलेक्ट्रॉन है, ये पर एटम है ना। तो अब आपके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, जरा सोचो सोचो सोचो। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 0.5 मोल। तो आयन भी कितने हैं, 0.5 मोल। 0.5 मोल का मतलब हुआ, 0.5 मोल का मतलब हो गया 0.5 इंटू Na आयंस इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स। बन गया सवाल, बहुत आराम से आ गया, नहीं आया। 0.5 मोल आपके पास एटम है तो 0.5 मोल बेटा आयन हो गए। अब 0.5 मोल जब आयन हो गए, एक आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 0.5 इंटू Na इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ गया, इसको 10 को अगर यहां लगा दो तो 5 Na इलेक्ट्रॉन। आंसर हमारा बी आएगा। बहुत सारे लोगों ने बी किया। क्लियर हो गया या फिर से बताऊं, जल्दी से एक बार कर लो, समझ गए या फिर से किन्हीं को बताना। हाँ, ये ले लुट्टा Na+ नहीं देखा तो गलत हो जाएगा। अगर आपने Na+ नहीं देखा तो गलत हो जाएगा, तब तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तब तो फिर हाफ करोगे तो 11 का हाफ 5.5 आ जाएगा। इसीलिए बहुत सारे लोगों को शायद आंसर ए आया। हमने Na में नहीं पूछा है बेटा, हमने Na+ में पूछा है कि आपके पास 11.5 ग्राम Na+ है, तो पहले Na+ आयंस की संख्या निकालो। तो 23 इसका मोलर मास है, तो 23 ग्राम में एक मोल, मतलब Na एटम्स आएंगे। तो 11.5 ग्राम में हमारा हाफ मोल, मतलब 0.5 मोल एटम्स आएंगे। तो 0.5 मोल एटम्स आएंगे तो आयंस भी उतने ही आएंगे। अब एक आयन में अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 0.5 मोल में 0.5 इंटू Na इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स, 5 Na इलेक्ट्रॉन्स। गुड, वेरी गुड। अभिषेक सर, कभी कभी क्वेश्चन कुछ और रहता है और कुछ और देते हैं आंसर, फिर भी मैच कर जाता है। हाँ, इसको हिट एंड ट्रायल बोलते हैं, लेकिन वो मेथड सही नहीं है। तो चलिए, सभी लोगों का सही है, वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूं कि आज के एप्लीकेशंस को आप लोगों ने अच्छे से सीखा होगा। 8-10 एप्लीकेशंस हमने करवाए, बट बड़े पेशेंटली हम लोगों ने सीखा है, टाइम दिया है, पूरे तरीके से अच्छे तरीके से हमने टाइम दिया है। नेक्स्ट क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम लोग स्पेसिफिक चार्ज और कुछ नए नए स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस या इस पर बेस्ड कुछ चीजें हम लोग फिर से करने जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।